हेलो गाइस, मेरा नाम केतन चंद है और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूँ वो है कोविड-19 गाइडलाइंस फॉर एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं ISHRAE के द्वारा। ISHRAE बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ISHRAE के बारे में बता दूं। ये एक HVAC प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी सोसाइटी है इंडिया में। ये पिछले 40 साल से हमारी कंट्री में है और कुछ भी एयर कंडीशनिंग या वेंटिलेशन में कुछ भी नए अपग्रेड्स होते हैं तो ये उसके बेसिस पे हमें फीडबैक देते हैं। तो आज हम उन गाइडलाइंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे और इन 4 चीज़ों को आज हम समझेंगे जो इस गाइडलाइंस में मेंशन की हुई हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंट के किन किन कंडीशंस पे कोविड-19 का ग्रोथ डिपेंड करता है। और उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस। तो हमारे घर में जो हम डोमेस्टिक AC, फैन, एवापोरेटर, कूलर जो यूज़ करते हैं, हम उन सब के बारे में समझेंगे तो कैसे ऑपरेट किया जाए इन सारी चीज़ों को, ताकि हम इस वायरस के ग्रोथ को थोड़ा सा रोक सकें। फिर है हमारा गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जैसे शॉपिंग मॉल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, तो इन सब जगहों पे कैसे हम इस ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए एक कमर्शियल एप्लीकेशंस में एयर कंडीशनिंग को ऑपरेट करना चाहिए, वो हम समझेंगे। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी क्या क्या चीज़ों को हम अपने ध्यान में रख करके HVAC सिस्टम को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे आजकल जो कोविड-19 के लिए जो हम आइसोलेशन वार्ड्स बना रहे हैं कई सारे हॉस्पिटल्स में, तो उन वार्ड्स में किस तरह से AC का यूज़ होगा, किस तरह से AC को ऑपरेट किया जाना चाहिए, या फिर क्या क्या डिज़ाइन कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए आइसोलेशन वार्ड को बनाना चाहिए। तो वो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गाइस, मैं आज के टॉपिक में मैं पॉइंट नंबर 4 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपको 1, 2 एंड 3 के बारे में जस्ट एक बेसिक आइडिया दे दूं, क्योंकि 1, 2 एंड 3 यानी कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के बारे में आपको जानकारी बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगी और इंटरनेट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूंगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। दो मेजर जो चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं वो है, एक फर्स्ट वन इज RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और दूसरा है टेम्परेचर। तो एज पर द स्टडीज ये माना गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपकी जगह पे 40 to 70 के बीच में है तो वो एक सही RH का रेंज समझा जा रहा है। यानी कि अगर आपके सराउंडिंग में 40 to 70% के बीच में अगर नमी है तो वायरस का ग्रोथ उसमें सबसे कम होता है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिन तक वायरस सरवाइव कर सकता है किसी भी एक सरफेस पे। फिर 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 दिन तक सर्वाइवल है। फिर 56 डिग्री टेम्परेचर पे सिर्फ 30 मिनट यानी कि आधे घंटे की सर्वाइवल रेट है एट एनी पर्टिकुलर सरफेस। तो ये दोनों हमारे मेजर इफेक्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गए। तो गाइस, नेक्स्ट है हमारा गाइडलाइंस फॉर रेजिडेंशियल एप्लीकेशन। रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस के लिए क्या गाइडलाइंस में लिखा है हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दो कैटेगरीज में इसे एक्सप्लेन किया गया है। पहला है RAC यानी कि रूम एयर कंडीशनिंग और दूसरा है कूलर्स, जिसे एवापोरेटिव कूलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो रूम एयर कंडीशनिंग में अगर हम देखते हैं तो हमारे घर में जो विंडो AC और जो स्प्लिट AC जो इंस्टॉल्ड होते हैं उनके बारे में पहले जानेंगे। तो गाइडलाइंस ये कहता है कि अगर आप ह्यूमिड कंडीशंस में हैं, यानी कि कोलकाता होगी, चेन्नई होगी, इन सब कंडीशंस में हैं, तो आप अपने एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट कीजिए। आपके रिमोट से आप 24 डिग्री पे ऑपरेट कीजिए इसको। और अगर आप किसी ड्राई क्लाइमेट में हैं, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन सब जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस पे आप अपने एयर कंडीशनिंग को ऑपरेट कीजिए। ठीक है, तो ह्यूमिड कंडीशंस में आप जैसे कि जानते हो कि लेटेंट हीट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वजह से यहाँ पे आपको आपके एयर कंडीशनर को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और दोनों कंडीशंस में आपको अपने घर के जो पंखे हैं यानी कि जो फैंस हैं उन्हें ऑन मोड में रखना है। थर्ड वन है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर आपके घर में कहीं से आने बहुत ज़रूरी है। कोई खिड़की का छोटा सा पार्ट अगर आप खोल देंगे तो प्रॉपर एयर की सर्कुलेशन होती रहेगी, बाहर का एयर थोड़ा अंदर आता रहेगा। और लास्ट वन है फिल्ट्रेशन। ऑब्वियसली जो आपके एयर कंडीशनिंग में जो फिल्टर्स लगे होते हैं उनकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। एवरी 50-20 डेज में आप उस फिल्टर्स को क्लीन करो। तो फिल्ट्रेशन की बात करें तो PM2.5 टू PM10 को एक सही फिल्ट्रेशन लेवल इस गाइडलाइंस में माना गया है।
नेक्स्ट वन है हमारा कूलर्स, जो हम घर में अपने डेजर्ट कूलर्स यूज़ करते हैं। कैसे काम करता है वो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। पानी के सर्कुलेशन के थ्रू जो एयर का फ्लो होता है, तो टेम्परेचर बाहर से जब अंदर आता है तो 10 से 15 डिग्री के बीच में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। बाहर अगर आपका 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो अंदर आपको 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर मिल जाता है। 30 नहीं हो सकता है, 35 ही मिले। कूलर्स के केस में भी आपको फ्रेश एयर चाहिए। जहां पर आप डेजर्ट कूलर को ऑपरेट कर रहे हो, मेक श्योर कि कहीं ना कहीं से उसे फ्रेश एयर प्रोवाइड हो रही है, नहीं तो अंदर की जो जगह है वो पूरा डैम्प हो जाएगा, पूरा ह्यूमिड हो जाएगा वो अंदर का जगह। ठीक है, तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डेजर्ट कूलर। और अगेन, अगर आपके घर में अगर वेंटिलेशन हो रहा है, किचन एग्जॉस्ट है, तो आप किचन एग्जॉस्ट को ऑन रखिए। तो गाइस हमारा थर्ड है गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कमर्शियल से। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है गाइडलाइंस में। पहला कैटेगरी है हाई वॉल यूनिट, कैसेट एंड टावर। इन 3 इंडोर्स को एक कैटेगरी में रखा गया है, और दूसरे कैटेगरीज में डक्ट एंड एयर हैंडलिंग यूनिट्स को रखा गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझेंगे। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस जैसे कि मॉल हो गए, शॉपिंग मार्ट्स हो गए, या फिर बिग बाजार जैसे बड़े बड़े जगहों में, क्योंकि इन सब जगहों पे डस्ट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, फुटफॉल ज़्यादा होती है, उसकी वजह से डस्ट का भी सर्कुलेशन एयर फिल्टर्स पे ज़्यादा होगी। सेकंड हो गया फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर आप देख रहे हो, रेजिडेंशियल सेगमेंट हो या कमर्शियल सेगमेंट हो, फ्रेश एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश एयर को देने का तरीका कमर्शियल सेगमेंट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि एक बड़ा सा फैन बाहर बिठाते हैं और उसको डक्ट के थ्रू हम फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेश एयर की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये 5 CFM पर पर्सन प्लस 0.6 CFM पर स्क्वायर फीट, यानी कि अंदर जितने लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से आपका एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो पर पर्सन उसमें 5 CFM कंसिडर करना है, और पर स्क्वायर फीट आपको 0.6 CFM कंसिडर करना है। इन दोनों का एडिशन जो भी एयर वॉल्यूम आएगा, उस एयर वॉल्यूम का आपको एक फैन बिठाना है। उस फैन से आप बाहर से हवा अंदर डालोगे। उसके बाद हम डक्ट एंड AHU पर आते हैं। तो डक्ट एंड AHU में बेसिकली ये एक बड़े टाइप के इंडोर मशीन्स हैं जिनकी कैपेसिटी 8 टन 10 टन के आसपास होती है। तो इसमें जो आपको एयर फिल्टर सेलेक्ट करने होते हैं वो स्पेसिफिकली MERV 13 ग्रेड के ही सेलेक्ट करने हैं एज पर द गाइडलाइंस। तो ये मिनिमम ग्रेड लेवल है, इसके ऊपर ही आपको सेलेक्ट करना है। तो डक्ट एंड AHU में भी फ्रेश एयर के कैलकुलेशंस ऐसे ही होंगे, आपको इतने ही फ्रेश एयर अंदर प्रोवाइड कराने हैं कंडीशन स्पेस में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कमर्शियल सेगमेंट में किस तरह से गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है। तो गाइस अब हम आते हैं गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो इसके बारे में गाइडलाइंस क्या कहती है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है जो वेंटिलेशन की जो ACPH है, यानी कि एयर चेंजेस पर आवर, उसको हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 15 ACPH पे वो काम करे। उसे हम बराबर डिसइंफेक्ट करते रहें आयोनाइजेशन या फिर केमिकल डोजिंग के तरीके से। फिर तीसरा है हमारा कि हम एयर वॉशर को कम से कम 1 घंटे तक ड्राई मोड में ऑन करके रखें, ताकि जो उनके कूलिंग पैड्स हैं वो ड्राई हो जाएं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है एक एयर वॉशर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।